जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड 5 खबरें हैं और छोटी छोटी खबरें हैं, लेकिन हैं बड़ी अहम, जो हम आज के व्लॉग में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ वफाक की एक ऐसी खबर है जिसने ये एक इम्प्रेशन क्रिएट कर दिया है कि शायद इस्टेब्लिशमेंट और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान इख्तलाफात शुरू हो गए हैं। अब ये वाकई इख्तलाफात हैं या नहीं है, ये हम आपको इसी व्लॉग में बताएंगे। और इसहाक डार साहब का बस नहीं चल रहा कि वो किसी न किसी तरीके से जो वजारत ख़जाना है उसमें मैक्सिमम चीज़ें अपने कंट्रोल में ले लें, क्योंकि वो बार बार कोशिश करते हैं कि वो वजारत ख़जाना में से कुछ शेयर उनके पास होना चाहिए। अब उन्होंने एक और अटैक किया है, या वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उनके बिहाफ पे किया है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये मामला आगे बढ़ सकेगा। इसहाक डार साहब ने क्या ऐसा मामला किया, ये भी हम आपको इसी व्लॉग में बताएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी खबर तो ये है कि जो कोर कमेटी का इजलास कल हुआ था उसके अंदर ये पॉइंट उठाया गया है कि इमरान खान साहब के जो वकला हैं वो इमरान खान साहब के साथ मुलाकातें तो कर रहे हैं, वो MNA भी बन गए हैं, वो सारे फ़ायदे भी इमरान खान साहब से उठा रहे हैं, लेकिन जहाँ केसेस का इशू आता है तो वहाँ पर वो पीछे हट जाते हैं। केस वो ठीक तरीके से नहीं लड़ रहे। और उसमें सबसे ज़्यादा जो तनकीद की गई वो लतीफ़ खोसा साहब के ऊपर की गई, क्योंकि लतीफ़ खोसा साहब ने चंद दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक केस था इमरान खान साहब और बुशरा बीवी से रिलेटेड, और उन्होंने वहाँ पहुँचना था, लेकिन लतीफ़ खोसा साहब यहाँ पहुँचने के बजाय वो डयाला जेल चले गए और इमरान खान साहब के साथ वो मुलाकात करते रहे। इस दौरान बार बार उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कॉल किया जाता था, लेकिन वो ज़ाहिर है जेल के अंदर थे, वहाँ पे मोबाइल काम नहीं कर रहा था, इसलिए वो मुकदमे में नहीं पेश हो सके। उनके जो असिस्टेंट थे उन्होंने बताया कि वो डयाला जेल गए हुए हैं, इसलिए आप हमें तारीख दे दें, तो उस वजह से तारीख डाल दी गई। लेकिन जज साहब ने ये कहा कि ये नॉन प्रोफेशनलिज्म है, कि आप का काम था कि आपने आज आना था, लेकिन ना आपने दरख्वास्त दी और ना ही आपने कोई इल्तवा मांगा और उसकी जगह आपने अपना असिस्टेंट भिजवा दिया, तो ये नॉन प्रोफेशनलिज्म है जो लतीफ़ खोसा जैसे शख्स से तवक्को नहीं की जा सकती। तो कोर कमेटी में ये इशू डिस्कस हुआ और लतीफ़ खोसा साहब से पूछा गया कि आपने ये क्यों किया। लतीफ़ खोसा साहब का ये कहना था कि वह डयाला जेल चला गया था, वहाँ इमरान खान साहब से मुलाकात और इंस्ट्रक्शन लेनी ज़रूरी थी। तो इस पर बाकी जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने कहा जी आपका हो सकता है मौक़िफ़ दुरुस्त हो, लेकिन ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है। तो आप वकील पहले हैं, MNA और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक़ आपका बाद में, तो आपको एक प्रोफेशनल वकील नज़र आना चाहिए, जिस पर लतीफ़ खोसा साहब ने ज़ाहिर है वो खामोश हो गए। लेकिन बहरहाल उन्हें एक वार्निंग दे दी गई है कि आपने आइंदा कोई केस ऐसा नहीं है जिसके अंदर आपने इल्तवा लेना हो या आप वहाँ पर हाज़िर ना हो। इसके साथ साथ बाकी वकला के बारे में भी बात की गई कि वो सब बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन जहाँ पर इमरान खान साहब का मामला आता है तो वहाँ पर वो थोड़ी सी सुस्ती का मुजाहरा कर देते हैं। लिहाजा पिछले 1.5 साल के दरमियान कोई एक भी केस ऐसा नहीं है जिसे प्रोफेशनली लड़ा गया हो, और इसलिए इमरान खान साहब को हर केस में सज़ा हुई है। इसमें कोई शक नहीं कि इस्टेब्लिशमेंट है या गवर्नमेंट है या अदलिया है, वो इमरान खान साहब को रिलीफ नहीं दे रही, लेकिन वकला को तो कम से कम प्रोफेशनल लगना चाहिए। लेकिन वकला जो है ना उनके पास कागजात पूरे होते हैं, ना उनके पास कोई दलाइल होते हैं, ना उनके पास कोई बैकग्राउंड होती है, और इस वजह से जब वो अदालतों के अंदर पेश होते हैं तो अदालतें उन्हें उड़ा कर रख देते हैं। तो इस पर डिस्कस हुआ कि कम से कम वकला जो है उनको प्रोफेशनल नज़र आना चाहिए। रऊफ़ हसन साहब को पार्टी का तर्जुमान डिक्लेयर कर दिया गया। तर्जुमान वो पहले से थे, लेकिन अब ये डिक्लेयर किया गया कि जहाँ पॉलिसी अमूर होंगे, जहाँ पॉलिसी बयान देना होगा, वहाँ पर सिर्फ रऊफ़ हसन साहब का जो बयान होगा उसे पार्टी पॉलिसी समझा जाएगा। अब ये क्यों किया गया उसकी वजह शेर अफजल मरवत साहब हैं, फिर गौर खान साहब खुद हैं, फिर अली ज़फ़र साहब हैं, फिर इसके अलावा नईम हैदर पंजोता साहब, बहुत सारे वकला हैं जो इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद बाहर आके अपना एक बयानिया क्रिएट करते थे और उससे फिर मीडिया के अंदर अटेंशन उनको ज़्यादा मिलती थी, और इसमें बाज़ औक़ात एक ऐसी चीज़ भी सामने आ जाती थी जो पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ होती थी। तो इस पर यह फ़ैसला किया गया कि जहाँ पर पार्टी पॉलिसी का इशू होगा तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक शख्स बोलेगा और उसका नाम रऊफ़ हसन होगा। इसके अलावा किसी के पास कोई इख्तियार नहीं होगा कि वो मीडिया पर जाके किसी किस्म की बात कर सके। तो अब एक लाइन ड्रा कर दी गई है और सबको पाबंद कर दिया गया है कि उस लाइन के ऊपर आपने पाँव नहीं रखना। तो मेरा ख्याल है शेर अफजल मरवत साहब का जो ये इख्तियार था कि वो बाहर आके कुछ भी कह देते थे, वो अब सलब हो जाएगा। अब वो हर जगह पे हर किस्म का बयान नहीं दे सकेंगे, और अगर किसी ने इस पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की तो उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये पार्टी के अंदर एक मेरा ख्याल है सेंस प्रवेल होती हुई नज़र आ रही है
ये जो बार बार लोग बाहर खड़े होकर कुछ ना कुछ कह देते थे, जिससे ज़ाहिर मीडिया के अंदर ठट्ठा भी उड़ाया जाता था और पार्टी के वर्कर्स भी उससे कंफ्यूज हो जाते थे। तो इस चीज़ से निकलेंगे। आइंदा जहाँ पे भी इजलास होगा, जहाँ पे कोई धरना होगा, जहाँ पे कोई रैली निकालने का मसला होगा, जहाँ पे कोई एहतजाज करना होगा या जहाँ पे कोई पॉलिसी बयान देना होगा, इस जैसा पॉलिसी बयान देना होगा, तो उस पर सिर्फ और सिर्फ रऊफ़ हसन साहब की जो बात है उसको वेटेज दी जाएगी। इसके अलावा किसी के पास ये इख्तियार नहीं होगा। हलीमा खान साहबा जो ज़ाहिर इमरान खान साहब की हमशीरा हैं, उन्होंने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने खड़े होकर एतराफ़ किया कि मियां नवाज शरीफ साहब को अकामा में जो सज़ा दी गई थी वो गलत थी। जजिस को ये नहीं करना चाहिए था। चले देर से ही सही, लेकिन एहसास तो बहरहाल पार्टी को हुआ कि अगर उस वक्त अकामा पे मियां नवाज शरीफ साहब को सज़ा ना होती तो आज इमरान खान साहब तोशा खाने के केस में अंदर ना होते। क्योंकि जब एक प्रेसिडेंट बन जाता है, जब आप ऐसे एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को अपनी कुर्सी से उठा के आप जेल में फेंक देते हैं, तो उसके बाद जो नए प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं उनके लिए कोई आसान ज़िंदगी नहीं होती। अगर मियां नवाज शरीफ साहब सिटिंग प्राइम मिनिस्टर होते हुए इस किस्म की सज़ाओं से ना गुजरते तो शायद इमरान खान साहब को आज रिलीफ मिल रहा होता। अब पार्टी रियलाइज़ कर रही है कि ये हमारी जो गलतियाँ हैं उसकी वजह से ये हो रहा है। बहरहाल हलीमा खान साहबा का जो एतराफ़ है उसने खासा पाकिस्तान के अंदर एक कोहराम बर्पा किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स बड़ी हैरत से एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और लीडर्स भी एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि अब इन्होंने इमरान खान की हमशीरा होते हुए मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ दोस्ती का हाथ क्यों बढ़ा दिया। मेरा ख्याल है कोई किसी न किसी जगह पे ये बात डिस्कस हो रही है कि हमें अब मियां नवाज शरीफ के साथ अपने इख्तलाफात को कम करना चाहिए और कहीं ना कहीं ऐसा मौका पैदा करना चाहिए कि जिस पे सब लोग बैठ के कोई बड़ा फ़ैसला कर सकें। सनम जावेद साहबा को 27 मार्च को ज़मानत मिल गई थी और लेकिन अभी तक वो जेल से बाहर नहीं आई थी और उनके जेल से बाहर आने से पहले ही मियाँ वाली पुलिस पहुँच गई और मियाँ वाली के थाना सिटी के अंदर उनके खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज है जो ज़ाहिर 9 मई से रिलेटेड हैं। तो पुलिस वहाँ पे पहुँची और उन्होंने उनकी गिरफ्तारी डाल दी। तो अब सनम जावेद साहबा ज़मानत के बावजूद वो बाहर नहीं आ रही, दोबारा उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और अब वो दोबारा जेल के अंदर ही रहेगी। ये एक क्लियर मैसेज है कि 9 मई से रिलेटेड जितने लोग भी हैं उनको ख्वाह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान छोड़ें, बल्कि अगर आलमी अदालत इंसाफ से भी उनकी ज़मानत हो गई तब भी उन्हें रखा जेल के अंदर ही रहेगा जब तक इन सब को सज़ा नहीं मिलती। तो ये सनम जावेद एक बड़ी एग्ज़ाम्पल है इस मामले में कि जब उन्हें हाईएस्ट फोरम्स के ऊपर से भी ज़मानत मिल गई है तो लेकिन उन्हें रिहा नहीं किया जा रहा। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि 9 मई के जो ज़िम्मेदार हैं उन सब के साथ क्या होगा। अब हम हुकूमत की तरफ आते हैं। इसहाक डार साहब ज़ाहिर बड़े तगड़े वज़ीर हैं वो, और शरीफ फैमिली के साथ उनका ताल्लुक़ भी है। मियां नवाज शरीफ साहब के वो क्लास फेलो भी हैं। पूरी ज़िंदगी उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में गुजार दी और वो ज़ाहिर रिश्तेदारी के साथ साथ मियां नवाज शरीफ साहब के साथ जो उनका ताल्लुक़ है वो बड़ा दायमी और बड़ा करीबी है। और इस करीबी ताल्लुक़ की वजह से मियां नवाज शरीफ साहब भी बाज़ औक़ात मजबूर हो जाते थे कि इसहाक डार साहब जो मांगते थे, जो बात करते थे वो पूरी हो जाती थी। इस मरतबा लेकिन उन्हें वज़ीर ख़जाना नहीं बनाया गया, जो ज़ाहिर इसहाक डार साहब के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट वजारत थी। इसहाक डार साहब वजारत ख़जाना से दाएँ बाएँ नहीं होना चाहते क्योंकि सबसे बड़ी वजारत और सबसे मजबूत वजारत हुकूमत में प्राइम मिनिस्टरशिप के बाद यही है जिसमें ज़ाहिर इसहाक डार साहब लैंड करना चाहते थे, लेकिन ज़ाहिर उन्हें इस मरतबा मौका नहीं मिला। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इसहाक डार साहब SIFC के ख़िलाफ़ हैं, वो इस आइडिया को मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, उनका ज़ाहिर माजी के अंदर कोई इख्तलाफात भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ रहे थे जिस वजह से उन्हें ये वजारत नहीं मिल सकी और उनकी जगह औरंगज़ेब साहब जो है वो वज़ीर ख़जाना बनाए गए, जो ज़ाहिर नए आदमी हैं और उनके लिंक्स भी बड़े अच्छे हैं इंटरनेशनल लेवल पे। लेकिन इसहाक डार साहब औरंगज़ेब साहब को स्पेस नहीं दे रहे। उनकी पूरी कोशिश है कि कहीं ना कहीं उनको कॉर्नर कर दिया जाए। आपको याद होगा कि 22 मार्च को ECC जो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी, और ये सबसे बड़ा फोरम है पाकिस्तान के अंदर इक़्तिसादियात में, और यही कमेटी बड़े बड़े फ़ैसले करती है पाकिस्तान के अंदर। इवन टैक्सेस का फ़ैसला, किस सूबे को कितना शेयर जाएगा, किस सूबे ने क्या देना है, किस सूबे को कितने पैसे हमने देने हैं, किस चीज़ का क्या रेट होगा, कि किस चीज़ की इंपोर्ट की इजाज़त होगी, किस चीज़ की इंपोर्ट की इजाज़त नहीं होगी, वगैरह वगैरह। ये इक़्तिसादी राब्ता कमेटी बड़ी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के अंदर। और 22 मार्च को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसमें ये डिक्लेयर किया गया था कि इस कमेटी को हेड प्राइम मिनिस्टर साहब करेंगे और उसके साथ साथ कुछ मेंबर्स होंगे, लेकिन औरंगज़ेब साहब जो वज़ीर ख़जाना है वो इस कमेटी का हिस्सा नहीं होंगे, जो ज़ाहिर है उनको डिस्ग्रेस करने के बराबर था। और दूसरा, अगर आप वज़ीर ख़जाना को ही इक़्तिसादी राब्ता कमेटी से बाहर निकाल देंगे तो वो कमेटी फिर काम कैसे करेगी।
लेकिन उसके बाद ज़ाहिर है बहुत शोर हुआ। शोर होने के बाद अगले दिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये नोटिफिकेशन वापस ले लिया और उसके बाद दोबारा औरंगज़ेब साहब को ईसीसी का चेयरमैन बना दिया गया और वो कमेटी अल्टीमेट उनके पास चले गए। अब आज एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। उस नोटिफिकेशन में सीसीआई जो है, जिसको मुश्तरका मफादात कौंसल भी कहा जाता है, यानी काउंसिल फॉर कॉमन इंटरेस्ट, और ये भी एक बड़ी अहम किस्म की कमेटी होती है क्योंकि इसमें भी सूबे मेंबर्स होते हैं और उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर साहब इसका हिस्सा होते हैं। फिर 3 वज़रा जो है उसमें इस कमेटी में शामिल किए जाते हैं और माजी के अंदर ये कमेटी भी वज़ीर ख़जाना के पास होती थी, बल्कि बहुत तवील अरसे तक तो इसमें आपको याद होगा कि इसहाक डार साहब इस कमेटी के सरबराह रहे हैं। लेकिन इस नोटिफिकेशन में प्राइम मिनिस्टर साहब इस जो मुश्तरका मफादात कौंसिल है उसके सरबराह हैं और उसके बाद 4 वज़रा आला जो है इस कमेटी का हिस्सा है, कौंसिल का हिस्सा है। और फिर इसके बाद 3 वज़रा को इसमें शामिल किया गया, जिसमें वज़ीर ख़ारजा यानी तारीख़ में पहली मरतबा वज़ीर ख़ारजा इस कमेटी का हिस्सा बने, यानी कि इसहाक डार साहब इस कमेटी का हिस्सा बने। उसके बाद वज़ीर दिफ़ा है, फिर वज़ीर साइफ़रान है जो ज़ाहिर है अमीर मुकाम साहब हैं, तो अमीर मुकाम साहब हो गए, ख्वाजा असद साहब हो गए और इनके साथ साथ इसहाक डार साहब हो गए। तो इस कमेटी में भी वज़ीर ख़जाना को शामिल नहीं किया गया और उसकी बजाय वज़ीर ख़ारजा को शामिल किया गया, जो एक ऐसा प्रेसिडेंट है जो इससे पहले पाकिस्तान के अंदर नहीं देखा गया था, क्योंकि वज़ीर ख़ारजा जो है उनका एक इक़्तिसादी अमूर के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। लिहाजा उन्हें जब मुश्तरका मफादात कौंसिल में शामिल किया जा रहा है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि आप स्पेस नहीं देना चाहते वज़ीर ख़जाना को ज़्यादा, लिहाजा उनके साथ उनसे इख्तियारात ले कर आप अपने पास होल्ड करना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है ये फ़ैसला भी कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड होगा और इसका फॉल बैक भी आएगा, इसका रिएक्शन भी आएगा। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल एक फ़ैसला किया था, वो ECL है जो जिसके ऊपर बाहर जो लोग मुल्क से बाहर जा रहे हैं या मुल्क के अंदर आना चाहते हैं, तो वो एक कंट्रोल लिस्ट तैयार की जाती है जिसे एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट कहते हैं, और उस लिस्ट के अंदर जिस आदमी का नाम आ जाए वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकता, ना ही वो मुल्क से अंदर आ सकता है। तो ECL जो है वज़ीर दाखिला उसकी सरबराही करते हैं हर बार, क्योंकि ये ज़ाहिर है दाखिला अमूर में आता है। लेकिन वज़ीर साहब ने जो ECL कमेटी बनाई उसमें वज़ीर दाखिला को शामिल नहीं किया था। अब वज़ीर दाखिला जो है वो ज़ाहिर है मोहसिन नकवी साहब हैं और उनके बारे में ये मशहूर है कि ये किसी और तरफ से आए हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब की प्रेफरेंस नहीं थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की प्रेफरेंस नहीं थे। औरंगज़ेब साहब के बारे में भी कहा जाता है कि इनका ताल्लुक़ पार्टी के साथ नहीं है, किसी और साइड से आए। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ECL कमेटी से वज़ीर दाखिला को निकाल दिया था और आज मुश्तरका मफादात कौंसिल में से औरंगज़ेब साहब को निकाल दिया है। तो उससे ये एक ख़बर सी गर्दिश कर रही है कि शायद किसी न किसी लेवल पे इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान कोई इख्तलाफात हैं और पार्टी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है वो बार बार शहबाज शरीफ साहब को बता रही है कि आप पार्टी के सरबराह भी हैं और आप हुकूमत के सरबराह भी हैं, और ये जो सारे मसाइल हैं और ये जो सारी गड़बड़ है अल्टीमेटली आपकी गर्दन पे आ रही है। तो आप अगर डिलीवर नहीं कर पाते या कोई और डिलीवर नहीं कर पाता तो उसका फॉल बैक सारे आपके ऊपर आएगा। तो आप अपनी रिट स्टैब्लिश करें, आप ज़्यादा स्पेस ना दें दूसरे लोगों को या दूसरे इदारों को कि वो टोटल गवर्नमेंट को कैप्चर कर लें, तो आप कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंस शो करें। तो ये प्रेजेंस शो की जा रही है प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से, जो ज़ाहिर है इस हालात में इतना कोई वाइजली डिसीजन नहीं है, क्योंकि अगर आपने गवर्नमेंट चलानी है और आपने कोशिश करनी है कि आप इस बहरान से पार्टी को भी निकाल सके और मुल्क को भी निकाल सके, तो फिर कहीं ना कहीं आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब एक गलत साइड पे चल पड़े हैं और इसका इन्हें नुकसान तो हो सकता है, फ़ायदा कोई नहीं होगा। वो कहते हैं ना बैड लॉ का मतलब ये होता है कि वो कानून या वो फ़ैसला जिसे आपको वापस लेना पड़ जाए, वो फ़ैसला गवर्नमेंट को करना नहीं चाहिए। तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब बैड लॉ की तरफ चले गए हैं। मेरा ख्याल है ये फ़ैसले भी उन्हें तब्दील करने पड़ेंगे। ये ECL कमेटी में बहरहाल वज़ीर दाखिला वापस आएंगे, मुश्तरका मफादात कौंसिल के अंदर भी वज़ीर ख़जाना को शामिल करना पड़ेगा और वज़ीर ख़ारजा को इसे बहरहाल निकालना पड़ेगा। इमरान खान साहब की सिक्योरिटी से रिलेटेड एक इशू है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खदशा है कि इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है, जेल के अंदर भी ख़तरा है, इसलिए उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक पटिशन दायर कर रखी है और ये तहरीक इंसाफ के लायर फोरम के जो सदर है अफजाल अजीम साहब, उनकी तरफ से ये पटिशन है। आज उसकी हेयरिंग भी हुई और ये हेयरिंग जो चीफ़ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट है उन्होंने की और उसमें उन्होंने एडवोकेट जनरल को बुला के पूछा कि आप बताएं कि आप इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के लिए क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा
कि इमरान खान साहब हो या अल्लाह देता हो, उन सब की सिक्योरिटी ज़ाहिर है हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, सिक्योरिटी ठीक है, लेकिन ज़ाहिर है चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान को तसल्ली नहीं हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी नहीं हुई। तो अब इस केस की अगली समाअत 3 अप्रैल को हो गई, लेकिन साथ ही ये पूछा गया है जज साहब की तरफ से कि आप बताएं कि वहाँ पे क्या क्या मैयर्स लिए हैं आपने। ताहम जो एडवोकेट जनरल हैं उन सबको उनका कहना है कि ये केस जो है ना रावलपिंडी बेंच का बनता है, ये मेन केस नहीं है कि इसे लाहौर हाई कोर्ट के अंदर डिस्कस किया जाए। उनकी ये प्ली थी लेकिन सरदस्त इस प्ली को नहीं कबूल किया गया और अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को बताना पड़ेगा कि इमरान खान साहब की सिक्योरिटी को कितना इंश्योर किया गया है। लेकिन बहरहाल एक चीज़ ये गर्दिश कर रही है कि इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस पर बहुत ज़्यादा वरीड है।